हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर फोर्थ को कंटिन्यू करेंगे। क्लाइमेट से संबंधित है, जलवायु से संबंधित भारत का भौतिक पर्यावरण 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से संबंधित है। तो इसके पिछले सेशन में हमने मानसून के आरंभ से संबंधित कंटेंट को डिस्कस किया था, और आज के इस सेशन में हम ऋतुओं की लय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। जो एक वर्ष है, उनको मौसम वैज्ञानिकों ने लगभग 4 ऋतुओं में बांटा है, जिसमें पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, और फोर्थ वन है मानसून के निवर्तन की ऋतु। अब सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले शीत ऋतु में तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो टेम्परेचर का पैटर्न है, तापमान का जो प्रतिरूप है, वो क्या रहता है, उत्तर भारत में क्या रहता है, दक्षिणी भारत में क्या रहता है, इनके बारे में जनरल डिस्कशन है। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्यम से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। कहने का मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उनमें जनवरी और फरवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, वहाँ पे औसत दैनिक तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। उसके बाद में है कि इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। अब कॉन्टिनेंटलिटी एक वर्ड है, ठीक है। इसमें यह सिस्टम है कि जब कोई रीजन है, वो समुद्री रीजन से जितना दूर होगा, जितना महाद्वीपों के मध्य भाग में होगा, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, वहाँ पे क्या होगा कि समकारी जलवायु प्रभाव नहीं रहेंगे, टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे कोस्टल बेल्ट में क्या है कि टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये समुद्र से, जो हिंद महासागर, ये कोस्टल बेल्ट है इंडिया का, उससे थोड़ा आंतरिक भागों में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है थोड़ी ऋतु के हिसाब से हाई रहती है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो निकटवर्ती हिमालय श्रेणियां हैं, ठीक है, जैसे नॉर्दर्न जो मैदानी प्लेन है, उनके जस्ट नॉर्थ में हिमालय है। तो वहाँ से क्या है कि हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमालय वाले रीजन में जो हिमपात होता है, ठीक है, स्नोफॉल और हिमपात होता है, उनकी वजह से शीतलहरें उत्पन्न होती है। दूसरा मतलब शीतलहर की वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद में तीसरा कारण है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीत ऋतु लहर ला देती है, ठीक है। जो फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें हैं, वो उत्तरी मैदानी रीजन में आ जाती है, ठीक है। उत्तरी भारत के शीत ऋतु में इंटेंसिटी और बढ़ा देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाला व कोहरा पड़ता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में समुद्र की समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में प्रतिरूप शायद ही कोई बदलाव आता हो। कहने का मतलब प्रायद्वीपीय भारत है वो दोनों तरफ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो हिंद महासागर के सब पार्ट है, उनकी वजह से समकारी जलवायु प्रभाव पाया जाता है। ज़्यादा चेंजेस नहीं आता टेम्परेचर में सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में ये 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कहने का मतलब जनवरी में तिरुवनंतपुरम में 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और उसी लोकेशन पर जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो मुश्किल से 1 1.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वेरिएबिलिटी रहती है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ
पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इस वजह से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। उसके बाद में शीत ऋतु में वायुदाब तथा पवनों की डायरेक्शन क्या रहती है, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन है वो कहाँ पे क्रिएट होती है, और उनकी वजह से पवनों की डायरेक्शन किस दिशा में मूव होती है। दिसंबर के अंत तक, लगभग 22 दिसंबर के आसपास, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यह फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को। इस ऋतु में मौसम की विशेषता, उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होना है। ठीक है, इस वजह से कहने का मतलब, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, ठीक है, तो भारत के उत्तरी भारत के मैदानों में टेम्प जो हाई प्रेशर क्षेत्र क्रिएट होता है। इसमें कह रहा है कि इस ऋतु में मौसम की विशेषता, उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समबार रेखाएं उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिणी से होकर गुजरती है। अब इस मैप में एक बार देखते हैं। जनवरी के महीने में जो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स है, उनकी पैटर्न क्या रहती है। अब उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब रहता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है 1018 के आसपास, 1018 मिलीबार के आसपास प्रेशर रहता है। वहीं जनवरी के महीने में दक्षिणी भारत में लगभग 1013 मिलीबार एयर प्रेशर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लो प्रेशर रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे 1019 मिलीबार तो रहता है उत्तरी पश्चिमी भारत में, और 1013 मिलीबार रहता है सुदूर दक्षिण में। ये वायुदाब की कंडीशन रहती है। उसके बाद में परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनों का चलना आरंभ होता है। अब चूंकि उत्तरी भारत में हाई प्रेशर रहता है और दक्षिणी भारत में लो प्रेशर रहता है, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप उत्तरी पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ करती है। जो पवनों का जनरल पैटर्न है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहता है। उसके बाद में कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मंद गति से पवनें चलती है। दाब प्रवणता जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो पवनों की स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे कम दाब प्रवणता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम लगता है, इसकी वजह से पवनों की जो स्पीड है वो भी कम रहती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। जो टोपोग्राफी है किसी भी रीजन की, वो उस रीजन में चलने वाले पवनों को प्रभावित करेगी, उनकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो पवनों की जो स्पीड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी होती है। गंगा घाटी में पवनों की डायरेक्शन पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी होती है। वहीं ब्रह्मपुत्र और गंगा डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है। भू आकृति की के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व हो जाती है। अब इनकी डायरेक्शन है, गंगा की घाटी में तो पश्चिम से उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम में होती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी डायरेक्शन है वो उत्तर हो जाती है, और बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट रूप से उत्तर पूर्व हो जाती है। आगे बोल रहा है, सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। अब कहना का मतलब, इस बेल्ट में भूमध्य रेखीय, एक मिनट, इसमें आपको देखिए जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान वाला बेल्ट है, और उसके बाद में कैस्पियन सागर है, और यहाँ पे ये भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर में क्या है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर रीजन है, इस मैप में आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है भूमध्य सागरीय रीजन में। यहाँ से पवनें क्या करती है,
इस ओर मूव करती है, पूर्व की तरफ मूव करती है। अब जैसे ही पवनें पूर्व की तरफ मूव करेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। इंडियन जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदानी प्रदेश है भारत का, वहाँ पर इस समय लो प्रेशर क्रिएट है, लो प्रेशर क्षेत्र विकसित होता है। तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी तो बीच में जो वाटर बॉडीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्पियन सागर है, ईरान, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है। और चूंकि हिमालय की डायरेक्शन है वो, ये हिमालय की डायरेक्शन ऐसे इस डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये पवनें क्या करती है, हिमालय की डायरेक्शन की वजह से इंडियन नॉर्थ वेस्ट रीजन में धकेलती है इन पवनों को। ठीक है, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान को पार करके उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचती है। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है, मतलब ग्रोथ हो जाती है, आर्द्रता में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो इन अवदाबों, ये जो चक्रवात उठे थे, ये चक्रवाती अवदाब जो विकसित हुए थे भूमध्य सागर के ऊपर, इनको क्या करता है, पश्चिमी जेट प्रवाह पूर्व की ओर धकेलता है, इस डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में आते हैं। उसके बाद में वर्षा का क्या पैटर्न रहता है, शीत ऋतु में वर्षा का पैटर्न क्या है। इसमें है कि शीतकालीन मानसूनी पवनें इस तल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती है। अब शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में इस तल पर तो हाई प्रेशर रहता है और समुद्र पर, समुद्री सतह पर लो प्रेशर रहता है, तो पवनें इस तल से समुद्र की ओर चलती है, तो इस वजह से बरसात नहीं होती है। क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है, दूसरा इस तल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो अपना जो फॉर्मेशन नहीं कर पाती, कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, बादल नहीं बन पाते हैं, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। एक तो इनमें नमी बिल्कुल नामात्र की होती है और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण जो पवने हैं वो, जो वर्षा बनने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रूप धारण नहीं करता, इस वजह से बारिश नहीं होती है, मतलब बादल नहीं बनते। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जैसे ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पर शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ शीर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी ये शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी है। जो शीत ऋतु में बरसात होती है वो रबी का जो फसल चक्र होता है भारत में उसके लिए उपयोगी होती है। जो गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में बोलते हैं इनको। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। लघु हिमालय में इसी टाइम में लघु हिमालय में वर्षा जो हिमपात के रूप में होती है, ये वही हिम है जो सर्दियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। अब हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां हैं वो बारहमासी है। उनका एक कारण क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में तो जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनकी वजह से इनको जल प्राप्त होता है, और मानसून सीजन में बरसात होती है इस वजह से इनको जल प्राप्त होता है, और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमपात होता है, तो उनकी वजह से हिमालय नदियों को जल प्राप्त होता है। तो इस वजह से बारहमासी कंटिन्यूस बहने वाली नदियां हैं। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। अब इस रीजन में ये इंडिया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। और उत्तर से दक्षिण की ओर भी घटती जाती है, यहाँ पर उत्तर में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दक्षिण जाएंगे, कर्क रेखा की तरफ जाएंगे तो बरसात कम होती जाएगी। ठीक है, दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है, 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में ये वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच में होती है, बहुत कम होती है, न्यून मतलब नाम मात्र की वर्षा होती है दिल्ली और जो गंगा के मैदानी रीजन है वहाँ पे। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है, मतलब इस वाले बेल्ट में भी कभी कभी वर्षा पहुंच जाती है। ठीक है, इस वाले रीजन में भी।
3 नंबर है कि जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। फोर्थ वन है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका और दक्षिणी पूर्वी केरला में झंझावती वर्षा करती है। अब जो मानसून वापस लौटता है, रिट्रीटिंग सीजन है मानसून की, वहां पर उस समय क्या होता है कि जब पवनें वापस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है, विषुवत रेखा की तरफ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है इस वाले रीजन से, और इस पोर्शन में बरसात करती है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, ये कोस्टल बेल्ट ऑफ तमिलनाडु और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका और जो पूर्वी केरला और दक्षिणी पूर्वी केरला का पार्ट है, इस वाले रीजन में शीतकालीन बरसात होती है दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो हमने शीत ऋतु में वर्षा के 4 पैटर्न पढ़े थे, जिसमें पहला तो था उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने ये कभी कभी मध्य रीजन तक भी बरसात हो जाती है। और तीसरा हमने पढ़ा था असम और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में। और चौथा पढ़ा था दक्षिणी भारत में, इस कोरोमंडल कोस्ट के तटीय मैदानों में, यहाँ पर भी बरसात होती है। तो ये था शीत ऋतु का जनरल पैटर्न। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का तापमान मार्च में सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ उत्तरी भारत के मैदान में बढ़ने लगता है। कहने का मतलब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है, कर्क रेखा की तरफ आता है, तो उत्तरी भारतीय मैदान में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल मई व जून जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। ये ग्रीष्म ऋतु के 3 महीने हैं, अप्रैल मई और जून। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो दक्कन ट्रैप है भारत का, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में ये तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच जाता है। दक्कन के पठार पर तो 38 डिग्री, और गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन में ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब 38 टू 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनके बीच में पहुंच जाता है। मई में ताप की ये पेटी और अधिक उत्तर की ओर खिसक जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, तो ताप की पेटी भी लेटीट्यूड के साथ, अक्षांशों के साथ उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है, जिससे देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। कहने का मतलब ये जनरल बात है। हर साल गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में, जो उत्तरी पश्चिमी भाग है भारत का, थार डेजर्ट हो गया, इस वाले रीजन में, आसपास वाले रीजन में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद में आगे है दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। कहना मतलब दक्षिणी भारत में शीत ऋतु है, जो सॉरी ग्रीष्म ऋतु है, वो ज़्यादा उत्तरी भारत में जैसे 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है उत्तरी पश्चिमी भारत में, वैसे दक्षिणी भारत में टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जा पाता है। उसका एक कारण है कि दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। जो समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में टेम्परेचर कम रहता है, तो प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 38 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री, इनसे कम रखती है। तो अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पाता है, इससे अधिक ज़्यादा नहीं जा पाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हम जैसा सबको पता है आपको कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के पहाड़ी वाले रीजनों में टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता जाता है। इस लाइन का मतलब है कि जो समताप रेखाएं हैं, एक बार इस मैप में देखते हैं। जुलाई के महीने की समताप रेखाएं, उत्तरी जो भारत है
वहां पर हिमालय के समानांतर 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है वो चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, फिर उसके साउथ में 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तो उसके बाद में 30 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है जो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और जो सॉरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस वाले बेल्ट से होकर गुजरता है। ठीक है। और दक्षिण में आएंगे तो टेम्परेचर, जैसे उत्तरी भारत में टेम्परेचर क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, ऐसे लाइन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी भारत में क्या है कि आंतरिक भागों में उत्तर दक्षिण दिशा में इनकी जो समताप रेखाएं हैं वो पैटर्न बनाती है। ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी घाट के पूर्व में, ठीक है, उसके बाद में 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये उत्तर दक्षिण पैटर्न बनाती है, जबकि उत्तरी भारत में ये पश्चिम पूर्व दिशा में पैटर्न क्रिएट करती है। ठीक है। गर्मी के महीने में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान में भी काफी ऊंचा रहता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यून दैनिक तापमान काफी ऊंचा रहता है। ये 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आ पाता है। कहने का मतलब है कि नाइट में टेम्परेचर 24 घंटे की बात करें, ठीक है, तो यदि रात को 2 बजे का टेम्परेचर कैलकुलेट करें, ठीक है, गर्मी के महीनों में, ठीक है, तो ये लगभग, कहने का मतलब आप मान सकते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जबकि हम दिन के टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं तो ये 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। ठीक है। तो जो दैनिक तापांतर है गर्मी के महीने में वो 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचा रहता है, इससे अधिक ही रहेगा। 26 डिग्री सेल्सियस से जो डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में वो 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब और पवनों का पैटर्न क्या रहता है। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। ठीक है। अब हमने शीत ऋतु में पढ़ा था कि शीत ऋतु में वायुदाब है वो उत्तरी भारत में ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और दक्षिणी भारत में कम रहता है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में ये पैटर्न उल्टा है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि जुलाई के महीने में जो एयर प्रेशर है वो उत्तरी भारत में कम रहता है। जैसे यहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर वाले बेल्ट में बात करें तो 1997 मिलीबार रहता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो ये लगभग 1010 मिलीबार के आसपास पहुंच जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हाई प्रेशर साउथ में क्रिएट होता है और लो प्रेशर नॉर्थ में क्रिएट होता है। तो ये जो पैटर्न है वो जुलाई और जनवरी का उल्टा रहता है। ठीक है। कहने का मतलब शीत ऋतु में उत्तरी भारत में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और दक्षिणी भारत में लो प्रेशर। उसके विपरीत जुलाई में उत्तरी भारत में लो प्रेशर और दक्षिणी भारत में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। जैसा हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाता है वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर की तरफ मूव करता है। मोटे तौर पर ये निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व, ठीक है, लेकिन इस चीज को वापस समझते हैं। मोटे तौर पर ये निम्न दाब की लंबाईमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर थार मरुस्थल से पूर्व में अरावली के आसपास और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत हो जाती है। जो ITCZ है इसकी लोकेशन बता रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे इस वाले रीजन में आ जाती है। ठीक है, कर्क रेखा से उत्तर में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। ठीक है। अतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातल संचरण को आकर्षित करती है, क्योंकि जो ITCZ है वो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती है और पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो ITCZ पवनों को, जो पवनों का संचरण है, धरातलीय संचरण, उनको आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिम होती है। जो पवनों की दिशा है वो क्या होती है, पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। इस वाले रीजन में तो दक्षिणी पश्चिमी डायरेक्शन होती है पवनों की। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्व और दक्षिण पूर्व होती है।
और इस बात की चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्व पवनों का ही रूप है। जैसा पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पूर्व पवनें होती है उनकी डायरेक्शन दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी होती है, और जैसे ही ये विषुवत रेखा को क्रॉस करती है तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन है वो ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। इन्हीं पवनों को हम मानसून के रूप में जानते हैं। मध्य जून तक इन अंत पवनों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। ठीक है, कहने को मध्य जून के आसपास ये जो मानसूनी पवनें हैं ये वर्षा ऋतु में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है, उत्तर पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से एक विख्यात शुष्क एवं तप्त हवा चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती है। जो लू है वो उत्तरी मैदानी प्रदेशों में, इस वाले पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी इस वाले बेल्ट में चलती है, उत्तरी राजस्थान वाले में। ठीक है, तो मई में शाम के समय पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। यह अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की प्रीति को आकर्षित करती है। जो आर्द्रता भरी पवनें है वो द्रोणी की परिधि, ठीक है, जो ITCZ की बात कर रहे हैं, तो परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क और आर्द्र वायु संयंत्रों अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ठीक है, तो ये लू से संबंधित है। यहाँ पे एक बॉक्स में दे रखा है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं। ठीक है, इसमें पहला है आमर वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटका में ये आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। ठीक है, तो आम्र वर्षा का रीजन कौन सा है? केरल तथा तटीय कर्नाटका। ठीक है, ये रीजन याद रखना है बस। उसके बाद में फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा फूल खिलने लगते हैं। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है? केरल व इसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक, जो कॉफी कॉफी के लिए ये फेमस है, फूलों की बौछार। उसके बाद में काल वैसाखी। असम और पश्चिमी बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशक वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज इसके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। कहने का मतलब ये इतनी भीषण होती है, जो मानव अनुकूल दशाएं होती है उनको एक्सट्रीम बना देती है, तो इनको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। चाय पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी है। ठीक है, ह्यूमन जो नेचुरल रिलेशन है उनमें तो ये प्रतिकूल प्रभाव डालती है, लेकिन चाय पटसन और चावल के लिए पवनें अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो काल वैसाखी का स्थानीय नाम असम में क्या है? बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में लू है, जिसे अभी पहले पढ़ा था। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म और पीड़ादायी पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, समतल मैदानी रीजनों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ग्रीष्म और शीत ऋतु थी। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है वर्षा ऋतु से संबंधित दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। जैसे एक तो सूर्य उत्तरायण में आ जाता है, ITCZ भी कर्क रेखा से उत्तर में आ जाती है, और फिर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो भी उत्तर की दिशा में खिसक जाती है। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पर मानसून गर्त का निर्माण होता है, जैसे हमने ITCZ पढ़ा था, उस समय पढ़ा था। ठीक है, तो जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि हिंद महासागर में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करती है। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वापस लाइन रिपीट हो रही है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। जो
विषुवत रेखा के उत्तर में जो हेडली सेल बनती है, ठीक है, तो जो हेडली सेल बनती है उसका ये पार्ट है, ठीक है। जो वायु संचरण है वो हेडली सेल के नाम से जानते हैं, जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में चलता है, दोनों गोलार्धों में, उसे हेडली सेल के नाम से जानते हैं। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, जैसे ये है, ये विषुवत रेखा है, ITC-Z वाला रीजन है, ठीक है। ITC-Z, चूंकि यहाँ पे तो ITC-Z मैप में लिखा है, लेकिन जो रियल लोकेशन है ITC-Z की, वो कर्क रेखा के आसपास होती है, इस वाले रीजन में आ जाती है ITC-Z, ठीक है। तो हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये तीन एयर सर्कुलेशन मॉडल है, ठीक है, जिसमें ये तीन गेयर बनते हैं हवा के, ठीक है। ये धरातल पर है और ये ऊपरी वायुमंडल में है, ठीक है। उसके बाद में भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पौने अपने साथ में पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। अब ये इक्वेटोरियल रीजन से गुजरेगी, ठीक है, गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरती है। गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने से ये आर्द्रता ग्रहण कैसे करती है कि जब गर्म समुद्री धाराएं चलती है, ठीक है, तो जब भाप बन के पानी ऊपरी वायुमंडल में जाता है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन संघनन होता है, ठीक है, तो पानी जो जल वाष्प होता है वो संगठित हो जाता है और बादलों का निर्माण करता है, ठीक है, और उसके बाद में पवनों के साथ डायरेक्शन लेके आगे वर्षा करते हैं। भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। पहले ये दक्षिण पूर्व में थे और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम में हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा में अचानक आरंभ हो जाती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा में अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर ये होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून परफॉस्ट कहलाता है। कहने का मतलब जो सीजन की पहली बारिश होती है उसको मानसून परफॉस्ट कहते हैं। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है। कहने का मतलब मानसून की जो पहली स्ट्रीम है वो इस वाले रीजन में 1 जून के आसपास आ जाती है, ठीक है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटका और गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में आ जाती है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में। जबकि देश के आंतरिक भागों में ये जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाती है। उसका मेन कारण क्या है? ये मानसूनी पवनों का है, ठीक है। ज्यों ही ये पवनें स्थल की ओर पहुंचती है, उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ज्यों ही ये पवनें स्थल की ओर पहुंचती है, ठीक है, जैसे ही अरब सागर, हिंद महासागर का जो सब पार्ट है उससे स्थल की तरफ बढ़ती है, स्थल पर पहुंचती है, तो उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में मूव करने लगती है। भूखंड पर मानसून की दो शाखाएं भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है, ठीक है। जो मानसून विंड्स है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे दो ब्रांच में आती है। पहली ब्रांच है अरब सागर की और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की। जिसमें अरब सागर के बारे में कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है, ठीक है। जिसमें पहली शाखा है, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल पर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच में भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इन पवनों की आर्द्रता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र और कुछ क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में है और कुछ पूर्व में है, तो इनमें वृष्टि छाया क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो पहली ब्रांच है अरब सागरीय शाखा की, उनके बारे में एक बार वापस देखते हैं कि ये 900 से 1200 मीटर ऊंचाई पर चढ़ती है और 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा करती है। एक बार इस मैप में देखते हैं।
ठीक है, पिछले सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आज थोड़ा अच्छे से और कर लेते हैं। ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ये मान लेते हैं ये कोस्टल एरिया है, और ये है अरब सागर। ठीक है, अब ये पौने क्या करती है, 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। ठीक है, इमेजिन करो ये 900 से 1200 मीटर है। जैसे जैसे पौने ऊपर जाएगी संगठित होती जाएगी। ठीक है, राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंस। ठीक है, संगठित होती जाएगी और संतृप्त होती जाएगी। ठीक है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आर्द्रता जो आर्द्रता, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या करेगी, जो वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी है ऊपरी वायुमंडल में, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि बरसात होगी, जैसे इस वाले बेल्ट में ये बरसात शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब चूंकि पश्चिमी घाट के पश्चिम में लगभग वर्षा हो जाती है, और जैसे ही ये पवनें क्या करती है, पश्चिमी घाट को क्रॉस करती है और पूर्व में पहुंचती है, तो ये क्या करती है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, सूख जाती है, शुष्क हो जाती है, सारी बरसात इस वाले रीजन में कर देती है। तो इस वाले बेल्ट में वर्षा नहीं होने के कारण, वर्षा कम होने के कारण, ये रेन शेडो, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित रहता है। ठीक है, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम मात्र की बरसात होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है मैन। उसके बाद में नेक्स्ट है, अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार इसी शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, यहाँ से ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा इसमें मिल जाती है। अब इस मैप में एक बार देखते हैं, जो दूसरी शाखा है, पहली शाखा तो पश्चिमी घाट से टकराती है। अब दूसरी शाखा क्या करती है, नर्मदा और तापी की घाटी से आगे बढ़ती है, इस वाले रीजन से आगे बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास बरसात करती है, और फिर ये यहाँ पे आगे चली जाती है। आगे क्या करती है, आगे हम पढ़ेंगे कि इस वाले रीजन से बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, ये दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है, मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहां से ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है, और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। अब इस तीसरे पॉइंट को एक बार डिटेल से वापस समझते हैं कि भाई साहब, पहली शाखा तो पश्चिमी घाट से टकरा के यहाँ पे वर्षा कर देती है, और दूसरी तरफ जाती है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, दूसरी शाखा नर्मदा और तापी घाटियों से बहती है, छोटा नागपुर पठार में थोड़ी वर्षा करती है और आगे चढ़ जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी के साथ मिल जाती है। अब तीसरी शाखा क्या करती है, सौराष्ट्र, ये गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पर टकराती है सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाला रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बैरियर नहीं मिलता है, ये आगे जाती है। ठीक है, तो आगे भी जो अरावली है, यहाँ पे आपको अरावली दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अरावली के समानांतर ये पहुंचने चल जाती है। यदि यहाँ पे बैरियर अरावली ऐसे होती, तो इस वाले रीजन में अच्छी बारिश होती। ठीक है, क्योंकि अरावली इन पवनों के समानांतर है, तो ये पवनें क्या करती है, नाम मात्र की बारिश करती है, और धीरे धीरे आगे चली जाती है हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, और फिर उत्तराखंड के आसपास चली जाती है, और इधर से आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों मिलकर आपस में यहाँ पे धर्मशाला के आसपास बरसात करती है। ठीक है, तो इन तीन पवनों का जो जनरल पैटर्न है वो ये है। एक मिनट, आगे ये बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकन पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करती है। पहली सिचुएशन में क्या करती है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा की, ये म्यांमार तट और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकन पहाड़ियां इस शाखा को एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करती है। ठीक है, इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, ये बोल रहा है कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। अब इस मैप में एक बार डिटेल से देखते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए था कि ये पश्चिमी बंगाल और
बांग्लादेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस वाले रीजन से एंटर करनी चाहिए थी। लेकिन इसका जो जनरल पैटर्न है वो क्या है, ये अराकन योमा पर्वतमाला है। ठीक है, ये इरावदी डेल्टा है, यहाँ पर ये इरावदी नदी है। ठीक है, अब ये पौने क्या करती है, अराकन योमा से टकराती है, और जैसे ये अराकन योमा से टकराएगी इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये वापस इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इस वाले रीजन से आनी चाहिए थी, लेकिन ये रियल में कहाँ से आ रही है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी बांग्लादेश वाले रीजन से, इस रीजन से एंटर करती है। ठीक है, इस मैप में देखते हैं इस वाले रीजन से। ठीक है, जबकि ये पहली बात इसने यहाँ पे बोली थी पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल वाला रीजन है, और पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी इस वाले रीजन से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये अराकन योमा से टकराती है और वापस इनकी डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो मेन बात यही बोली है। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि यहाँ से ये शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान में के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, और दूसरी शाखा पंजाब, सॉरी, जो पहली शाखा की बात हो रही है पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर और उत्तरी पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। ये शाखा वहाँ के विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो व खासी पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसको एक बार वापस देखते हैं। हमने अरब सागर की मानसूनी शाखा के बारे में पढ़ा था, इनके तीन पार्ट थे, पश्चिमी घाट, नर्मदा तापी की घाटियाँ, और सौराष्ट्र काठियावाड़ और फिर अरावली। ठीक है, तो ये तीन रीजन थे। ठीक है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में बोल रहा है कि पहले तो ये अराकन योमा तट से टकराती है, उसके बाद में इनकी डायरेक्शन ये हो जाती है, फिर ये इनकी एक शाखा तो चली जाती है उत्तरी गंगा के मैदान वाले रीजन में, उत्तरी मैदानी रीजन से होकर चलती है और ये पंजाब के मैदान तक चली जाती है। ठीक है, इधर से यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो इनसे यहाँ पे जो नर्मदा और तापी वाले घाटी वाले रीजन से अरब सागर की शाखा आती है, वो यहाँ पे मिलती है इनसे बिहार और उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आगे ये चली जाती है, तो फिर आगे ये सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाली ब्रांच है अरब सागर की, ये यहाँ पे पंजाब के मैदान, हरियाणा, इस रीजन में मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे धर्मशाला के आसपास बारिश करती है। अब इसकी दूसरी शाखा है वो क्या करती है, पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश असम की घाटियों में इस वाले रीजन में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश करती है। ठीक है भाई, अब इसकी एक और शाखा उप शाखा है वो क्या करती है, मेघालय, यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है। ठीक है, ये वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी उपशाखा है वो इन पहाड़ियों की तरफ आती है, और यहाँ पे मानसीन राम जो एक लोकेशन है मेघालय में। ठीक है, गारो खासी और जैंतिया जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है मानसीन राम। ठीक है, तो वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। ठीक है, इसके लिए दो कारण है। भाई साहब, हमने पहले पढ़ा था कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में बरसात होती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि भाई मानसून जो ऋतु है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसमें इतनी पूरे मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिश होती है। ठीक है, लेकिन इस वाले रीजन में बारिश क्यों नहीं होती है, इस वाले रीजन में। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, इसको अभी देखते हैं। इसका पहला कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। पहला कारण बोल रहा है तमिलनाडु का तट है जो कोस्टल बेल्ट है तमिलनाडु का, वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के पवनों के समानांतर पड़ता है। ठीक है, इसके समानांतर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बरसात नहीं होती है। ठीक है, वैसा पहली बात तो क्लियर होगी। अब दूसरी बात क्या बोली है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। हमने जो अरब सागर की जो शाखा पढ़ी थी उसमें पहला पार्ट पढ़ा था, वेस्टर्न कोट से टकराती है, तो उन्हें सॉरी वेस्टर्न घाट से टकराती है। ठीक है, इस वाले रीजन में भारी बारिश करती है, 250 से 400 सेंटीमीटर तक बरसात करती है। जैसे ही पौने पश्चिमी घाट को क्रॉस करती है तो ये शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला रीजन है वृष्टि छाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु रीजन में बरसात नहीं होती, इसका मेन दो कारण है। ठीक है, उसके बाद में मानसून वर्षा की विशेषता। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है,
जो जून से सितंबर के दौरान होती है, केवल जून से सितंबर के बीच में चलती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट का पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करता है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। हमने पढ़ा था टोपोग्राफी की वजह से अरब सागरीय शाखा भी 3 भागों में टूट जाती है, और बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है, मानसूनी पवनें है, वो भी टोपोग्राफी की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और 3 पार्ट में, मेजर 2 पार्ट है और एक सब पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मेघालय वाली। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे पवनें समुद्र से दूर जाएगी, बरसात कम होती जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब इस मैप में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी कोलकाता में, ठीक है, उसके बाद में पटना में थोड़ी और कम होगी, इलाहाबाद में और कम होगी, और दिल्ली में इन तीनों की अपेक्षा बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इस रीजन में जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये पॉइंट ही समझ में आ गया। उसके बाद में तीसरा है कि किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों में आदर्श तौर पर आती है। इन गीले दौर में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। अब ऐसा हमने पहले पढ़ा था कि जब कंटिन्यू बारिश होती है और बीच में 1 सप्ताह 2 सप्ताह या इनसे अधिक सप्ताह के तक बारिश नहीं होती है, तो उनको मानसून विच्छेद के नाम से जानते हैं। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं अतः मुख्य भूमि पर प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनमें इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थान की वितरण को निर्धारित करते हैं। अब जब हमने पूर्वी जेट स्ट्रीम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती अवदाब है उनको लेके आती है। उनकी इंटेंसिटी मतलब उनकी गहनता, उनकी बारंबारता और उनकी दिशा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के पैटर्न को निर्धारित करती है। यदि उनके बीच में जो उनकी इंटेंसिटी है, गहनता है, उनकी बारंबारता है और उनके बनने का जो प्रोसेस है, यदि उनमें चेंजेज आएगा तो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के पैटर्न में भी चेंजेज आएगा। फिर हमने पढ़ा कि आईटीसी जेड की वजह से भी यदि आईटीसी जेड अपना जो मूवमेंट है वो चेंज कर देती है, तो उसकी वजह से भी वर्षा के पैटर्न में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसे मानसून गर्त के नाम से जानते हैं। ये लो प्रेशर क्रिएट करती है, उनकी वजह से जो मानसूनी पवनें आकर्षित होती है आईटीसी जेड की तरफ। ठीक है, उसमें नेक्स्ट दे रखा है 5वां पॉइंट, ग्रीष्म काल वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है, मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है, अब ये विशेषता बता रहा है मानसून की। ठीक है, तो इसमें एक विशेषता ये है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है। मूसलाधार का मतलब है कि बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाना, ठीक है, जिससे पानी बह जाता है और अपने साथ जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत है उसको अपने साथ लेके जाता है। और छठी बात है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कथन और कारण में। ठीक है, कि भारत में टोटल बरसात होती है उसकी 3/4। ठीक है, जो थर्ड फोर्थ रेनफॉल होती है वो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब इस वाले मैप में हम देखेंगे कि जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें जो वेरिएबिलिटी है सेंटीमीटर में, उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 400 सेंटीमीटर से अधिक दो जगह पर होती है, दो नहीं 4 जगह होती है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, जो वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, वहाँ पर, इसमें केरला और कर्नाटका का उत्तरी कोस्ट है वहाँ पर, और फिर मेघालय वाला रीजन। 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में बरसात कहाँ होती है, एक तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में होती है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान पर होती है, जो कोरोमंडल है, मालाबार है, कोंकण तट है, यहाँ पर होती है। और दूसरा रीजन है ये सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय और अरुणाचल प्रदेश और असम हिमालय, वहाँ पर होती है। और उसके बाद में मेघालय वाले जो बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पर होती है। उसके बाद में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ये जो प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है, सॉरी उत्तरी पूर्वी भाग है ये, मध्य प्रदेश, ठीक है, और पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना, झारखंड और उत्तरी गंगा के मैदान का उत्तरी पोर्शन, जिसमें हिमालय शिवालिका के समानांतर जो बेल्ट है वहाँ पर होती है।
और उत्तरी पूर्वी रीजन में भी होती है। उसके बाद में 60 से 100 सेंटीमीटर, ये लगभग इसके जो गंगा की घाटी वाला रीजन है, ठीक है। और उसके बाद में ये अरावली और विंध्य के बीच वाला रीजन है, और दक्कन पठार के आसपास वाला रीजन है। 40 से 60 सेंटीमीटर बरसात है जो वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। और अरावली के पश्चिम वाला पोर्शन है, वहाँ पर होती है। और 20 से 40 वही अरावली के पश्चिम में, और जो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश है वहाँ पर होती है। और कुछ रीजन है जो वृष्टि छाया क्षेत्र का पोर्शन है, और कर्नाटका का उत्तरी, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, इस वाले रीजन में होती है। उसके बाद में 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, वो जो दो मरुस्थल है भारत में, एक तो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर होती है, और सियाचिन ग्लेशियर के आसपास वाला बेल्ट है, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इंडिया का रीजन है, वहाँ पर होती है। और दूसरा होता है थार मरुस्थल का जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उसके पश्चिम वाले रीजन में होती है, ठीक है। ये जैसलमेर, बीकानेर वाला, इस वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कहने का मतलब वर्षा की जो आने का टाइम होता है वो चेंज होता रहता है हर साल, कहीं पर जल्दी आ जाता है, कहीं पर लेट आता है। या फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, जैसे राजस्थान में टेम्परेचर पिछले साल की तुलना में अगले साल हो सकता है 10 दिन लेट आ जाए, या हो सकता है 10 दिन जल्दी आ जाए, ठीक है। और आए तो भी उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगी कि वर्षा की गहनता है वो या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद में कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता है। ये शीतकालीन वर्षा को सॉरी शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है, ठीक है। कई बार वर्षा जो सामान्य वर्षा का पैटर्न है वो चेंजेस हो जाता है, ठीक है। और समय से पहले मानसून का निवर्तन हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि एक तो जो खड़ी फसलें हैं, ठीक है, उनमें उनको जल के अभाव में वो खराब हो जाती है। और जो शीतकालीन फसलों का पैटर्न है उसमें भी बदलाव होता है, ठीक है। तो ये है मानसून वर्षा की विशेषता, ठीक है। और उसके बाद में ये तो हमने देखा था सीजनल पैटर्न देखा था मानसून का, ठीक है। अब जो एनुअल वार्षिक वर्षा है, ठीक है, एनुअल वर्षा, उसको देखते हैं कि उनकी वेरिएबिलिटी क्या है, ठीक है। तो वर्षा सेंटीमीटर में 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा कौन कौन से रीजन में होती है, कि एक तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीपीय रीजन है वहाँ पे होती है, और एक पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले रीजन में होती है, ठीक है। ये कोंकण और मालाबार कोस्ट, ठीक है, और इस वाले कर्नाटका कोस्ट के रीजन में। और दूसरी जो सेवन सिस्टर स्टेट है, ठीक है, उनमें ये मणिपुर वाला कुछ रीजन छोड़ दो, ठीक है, और असम वाला इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो इस वाले रीजन में होती है। उसके बाद में 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर में ये हिमालय का जो शिवालिका का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद में ये तराई रीजन है। और उसके बाद में ये जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका उत्तरी पूर्वी भाग है, वहाँ पे होती है। और उसके बाद में 50 से 100 सेंटीमीटर लगभग ये पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात वाला रीजन, और ये साउथ में जो पठारी रीजन है वहाँ पे होती है। और 50 सेंटीमीटर से कम अरावली के पश्चिम में, और मध्य भारत में, ठीक है, दक्षिण मध्य भारत में, और उत्तर में जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख वाला, उस वाले रीजन में होती है, ठीक है। तो ये वार्षिक वेरिएबिलिटी है, ठीक है। अब आगे है मानसून के निवर्तन की ऋतु। जब मानसून वापस लौटता है उस टाइम में क्या क्या घटनाएं होती है, और ये कब होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। मानसून निवर्तन का टाइम पीरियड अक्टूबर से नवंबर वाला है, ठीक है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदानों पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण से दक्षिण दिशा में मूव करता है, ठीक है, तो जो ITCZ है ना वो भी साथ साथ में साउथवर्ड मूव कर जाती है। इसकी वजह से जो उत्तरी गंगा मैदान में लो प्रेशर क्षेत्र क्रिएट हुआ था वो ITCZ के साथ में मूव करने लगता है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौट जाता है, ठीक है। अब आता कब है, 15 जुलाई के आसपास, और लौटता कब है, सितंबर के आसपास, ठीक है। तो 15 जुलाई, जुलाई अगस्त और सितंबर लगभग 2 महीने 2.5 महीने के आसपास रहता है, ठीक है। मानसून में सितंबर का पहला सप्ताह और जुलाई के बाद में स्टार्ट होता है, तो जुलाई के 15 दिन,
अगस्त और सितंबर के पहले सप्ताह, कहने का मतलब मुश्किल से 1.5 या 2 महीने रह पाता है राजस्थान में मानसून। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट चुका होता है। ठीक है, अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में ये कर्नाटका और तमिलनाडु की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस सितंबर में शुरू होता है और नवंबर तक ये कर्नाटका और तमिलनाडु तक पहुंच जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब के अंदर प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट जाता है। मतलब दिसंबर के मध्य तक ये जो मानसूनी विंड्स है, ठीक है, जो मानसून सीजन है इंडिया की, वो लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद में मानसून के निवर्तन की ऋतु में स्वच्छ आकाश हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जैसे जैसे मानसूनी पवनें, दक्षिणी पश्चिमी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मानसून निवर्तन होता है तो उस समय क्या होता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। अब टेम्परेचर भी हाई हो और ह्यूमिडिटी भी हाई हो, ठीक है, तो इस समय जो मानव अनुकूल दशाएं हैं वो विपरीत हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में ये गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा हो जाता है। ठीक है, अब सूखा तो हो गई क्योंकि उसमें फसलें, उत्तरी भारत में फसलें होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि फसलों को जरूरत होती है वर्षा के जल की। ठीक है, यदि वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, फसलें खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में ये गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर तेजी से देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। प्रायद्वीप का पूर्वी भाग है, वहां पर वर्षा होती है। ये अक्टूबर और नवंबर वर्षा सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीप वाले बेल्ट में अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वाले, मतलब अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। ठीक है, इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्ग से है जो अंडमान समुद्र से समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ठीक है, ये अंडमान समुद्र है। ठीक है, एक मिनट इसको देख लें, यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। अंडमान सी, ठीक है, यहाँ से अवदाब विकसित होते हैं। ठीक है, और आगे ये क्या बोल रहा है कि अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप का पूर्वी तट, ये प्रायद्वीप है। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप का पूर्व तट। ठीक है, इस वाले रीजन को ये अवदाब क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। ठीक है, कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। अब चूंकि इस वाले बेल्ट से, अंडमान सी से क्या है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी इनकी इस पश्चिमी डायरेक्शन में मूव करते हैं और कोरोमंडल के आसपास, ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस वाले डेल्टा में, महानदी वाले में, यहाँ पर जो चक्रवातों की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कई बार ये बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल वाले रीजन में चले जाते हैं और कई बार इनकी जो डायरेक्शन है वो म्यांमार वाले इस वाले बेल्ट में भी जाती है। ठीक है, अराकन योमा के जो आसपास वाला कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर भी जाती है। ठीक है, तो ये है वर्षा के बारे में। और एक में पे लास्ट इसको देखते हैं, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता। ठीक है, जो रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि परिवर्तिता क्या है। ठीक है, अब 60% से ज़्यादा वार्षिक परिवर्तिता पश्चिमी राजस्थान और कच्छ वाले रीजन में है। ठीक है, अब वर्षा की ज़्यादा परिवर्तिता कहाँ होगी, ठीक है, जहाँ पर वर्षा कम होगी। अब फॉर एग्जांपल मेघालय वाला रीजन रहता है मौनसून नाम का, ठीक है, चेरापूंजी का, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग 1000 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। ठीक है, अब एक साल में हुई है 990 सेंटीमीटर और दूसरे साल हुई है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर बरसात हुई है
वो नाम मात्र की, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी रीजन, ठीक है, मरुस्थल वाला, यहाँ पर पहले साल हुई, मानो कि पहले साल 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और दूसरे साल क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, ठीक है। तो जो वर्षा की वेरिएबिलिटी है वो 100% है, ठीक है। कहने का मतलब पहले 10 हुई थी तो दूसरे साल 20 हो गई, ठीक है, तो 100 गुना बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, 990 पहले थी, 1000 पहले हो गई, 10 सेंटीमीटर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाले रीजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो ग्रोथ हुई है वर्षा में, उसकी वजह से यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब 60% से ज़्यादा वेरिएबिलिटी है वो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी गुजरात में है। 30 से 60% यही जो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश है, अरावली रीजन है, ठीक है। और मध्य भारत का जो दक्कन, सॉरी, जो दक्कन टाइप का, दक्कन पठार का जो मध्य भारत है, ठीक है, कर्नाटका पठार, उसके बाद में गुजरात वाला जो काठियावाड़ रीजन है, और उत्तर में पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश। और 15 से 30 डिग्री जो वार्षिक परिवर्तनता होती है वो ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में है, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है, कोस्टल रीजन वगैरह। और 15 से कम, ठीक है, 15 से कम कहाँ होगी, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये है वर्षा की परिवर्तनता, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम भारत की परंपरा, जो परंपरागत ऋतु हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा सा लेक्चर बनेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। और कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण था उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक